नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब कभी गुजरात लॉबी के हाथ से कोई चुनाव निकलने लगता है, हाथ से निकलने लगता है, तो फिर हर तरह के खेल शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी मोदी जी के चाणक्य यानी अमित शाह इस खेल में बहुत माहिर हैं। और शायद इसीलिए बिहार से आज बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। विपक्ष का आरोप है, बड़ा गंभीर आरोप है, मोदी जी के चाणक्य, देश के गृह मंत्री, इस देश के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर शख्स अमित शाह पर बेहद गंभीर आरोप है। पहली बार बीच चुनाव में लगे। वेरी सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट होम मिनिस्टर। अब विपक्ष की तरफ से जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने आज खुलासा किया कि उनकी पार्टी के 14 उम्मीदवारों को डराया गया, धमकाया गया, घर बैठने को कहा गया और 3 अहम उम्मीदवारों के नामांकन वापस कराए गए, उनको घर बैठा दिया गया। और प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि यह सारा खेल, यह सारी साजिश अमित शाह ने पटना में बैठकर उसे अंजाम दिया। यानी सीधे सीधे प्रशांत किशोर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं अमित शाह पर और साथ ही साथ सबूत दिखा रहे हैं, कई तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें वाकई अमित शाह बैठे हैं और साथ में एक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। अब बिहार के चुनाव को कवर कर रहे कई पत्रकारों से मेरी आज सीधी बात हुई है, लाइव बात हुई है, जिसमें कई खुलासे आप आगे सुनेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो फीडबैक आ रहा है बिहार से आज, कि बीजेपी के खिलाफ जो भी मजबूती से लड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी घेराबंदी हो रही। और सिर्फ जन सुराज ही नहीं, कई ऐसी पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन पर प्रेशर है, जिन पर दबाव है, या तो वो घर बैठ जाएं, या कोई डील कर लें, या फिर प्रचार जो है उसको छोड़ दें। और शायद आगे चलकर उसमें आरजेडी और कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी पार्टियां, जिसमें लेफ्ट भी हैं, कई निर्दल भी हैं जो मजबूती से लड़ रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। इस बात का अंदेशा एक्सपर्ट जाहिर कर रहे हैं। आगे आप सुनिएगा। अब दोस्तों, बिहार में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हम देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि चुनाव आचार संहिता, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन में लगता है, उस मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते वो जो व्यवस्था है, वो जो सारा सिस्टम है, जैसे मगरमच्छ बनता जा रहा है। और इस मगरमच्छ रूपी सिस्टम से उम्मीदवार डर रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं और चुनाव आयोग जैसे चुपचाप बैठकर सारा नज़ारा देख रहा है। और मैं सिर्फ बात उम्मीदवारों को डराने, धमकाने या उनको किडनैप करना या हाईजैक करना, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा हूँ। असली बात यह है कि आरोप ये भी लग रहे हैं, तमाम विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी को एक एडवांटेज है, चुनाव आयोग जो है वो एक पार्टनर की भूमिका में है, खुलेआम पैसा बट रहा है और भी बहुत सी चीज़ें बट रही हैं, कपड़े बट रहे हैं, साड़ी बट रहे हैं और लोग कैमरे पर उसे कैद कर रहे हैं, उसकी वीडियो उतारी जा रही है। उसके बावजूद भी, इन सबूतों के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले रहा, बहुत से मामलों में एक्शन नहीं ले रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष कह रहा है। आप ये वीडियो देखिए। सरकार को कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जाले के मंत्री भाई जो हैं उनके द्वारा। देखिए ये गाड़ी है, गाड़ी जब्त है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। इधर आइए, इधर आइए, उनके नाम से गाड़ी आवंटित है। देखिए अभ्यर्थी बुज्जीवेश कुमार, उनके यहाँ से गाड़ी है। आइए, अरे हटो ना यार। देखिए सारा सामान जो है भारतीय जनता पार्टी का है और ये काम आज नहीं हो रहा है, ये काम 1 महीने से हो रहा है और हर एक घर में, हर एक गांव में पहुंचाया गया है। दोस्तों, बिहार में जो कुछ हो रहा है वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है अगर आप लोकशाही या संविधान की नज़र से देखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत जो गुजरात लॉबी को है, मोदी शाह को है, वो ये है कि वो हर कीमत पर बिहार चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन हालात उनका साथ नहीं दे रहे। कम से कम अगर आप एनडीए देखें, जो सत्ता पक्ष देखें, ऑल इज़ नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बिखराव है, धीरे धीरे आग सुलग रही है। और आप कह सकते हैं
जिस तरह का खिंचाव है, बिखराव है, एनडीए दो खेमों में बंटता हुआ दिख रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो चिराग पासवान से बेहद नाराज़ हैं। नीतीश के साथ उनके पुराने साथी जीतन राम मांझी हैं, उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह हैं, चाणक्य मोदी जी के। अमित शाह के साथ मोदी जी के हनुमान यानी चिराग पासवान हैं, और उनके साथ अमित शाह के साथ दो नगीने भी हैं, नीतीश कुमार के नगीने संजय झा और लल्लन सिंह, वो भी उनके साथ हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो बिखराव है इसने एनडीए को दो खेमों में एक तरह से बांट दिया है, चुनाव के बीचों बीच। तो गुजरात लॉबी की एक मुसीबत ये है कि एनडीए एक यूनाइटेड टीम की तरह ये चुनाव नहीं लड़ रही है। और दूसरी मुसीबत ये कि प्रशांत किशोर जो अचानक तेज़ी से उभरे, और उनकी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, तेज़ी से सुर्खियां जिसको मिल रही हैं, वो एक मुसीबत बनती जा रही है बीजेपी के लिए। इसीलिए अमित शाह का या बीजेपी का जो टारगेट दिखता है फौरी तौर पर, वो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं, जिनको या तो घर पर बैठाया जा रहा है, कईयों के नामांकन वापस हो गए। अब कारण तो कई हैं, लेकिन 2-3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से घबराहट दिखती है बीजेपी में प्रशांत किशोर को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ी ताकत की तरह इमर्ज हो रहे हैं, नो, लेकिन प्रशांत किशोर अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान कर रहे हैं तो अपने पुराने उस्ताद नरेंद्र मोदी की पार्टी को ही कर रहे हैं, बीजेपी को। और इसीलिए अमित शाह ने ये गेम शुरू कर दिया। 2-3 कारण है, मैं कारण बताना चाह रहा हूँ आपको। पहला कारण ये है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, अब वैसे तो बात कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय पर खड़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रशांत किशोर खुद अपर कास्ट से हैं। सवर्ण वोटर और आप कह सकते हैं पढ़ा लिखा वोटर, शहरी वोटर, वो प्रशांत किशोर से अट्रैक्ट हो रहा है, उसका असर है। और ये जो शहरी वोटर है, सवर्ण वोटर है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का भी वोट बैंक है। तो प्रशांत किशोर जहाँ जहाँ मजबूती से लड़ेंगे, खासकर शहरों में, शहरी इलाकों में सीटों पर, वहाँ बीजेपी का नुकसान करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी का सर्वे कह रहा है। एक वीडियो मैं इससे पहले उस पर बना चुका हूँ। और पॉइंट नंबर 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रशांत किशोर, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं, वो जेडीयू का भी वोट काटेंगे, वो चिराग पासवान का भी वोट काटेंगे, एनडीए का भी वोट काटेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ सीटों पर मजबूती से लड़े और बीजेपी के अगेंस्ट भी मजबूती से लड़े, तो आप ये मान के चलिए कि जो सर्वे बता रहा है, बीजेपी का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि कई सीटों पे, हो सकता है 10 से 15 सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़े। और जहां एक-एक सीट अहम है, उसकी अपनी अहमियत है, अगर दर्जन भर सीटों पर नुकसान हो जाए सिर्फ प्रशांत किशोर से, तो फिर मोदी के चाणक्य की जो नींद उड़ी है वो लाजमी है। तो एक तरफ अमित शाह प्रशांत किशोर, ये जो रास्ते का कांटा बन रहे हैं, उनको हटाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, जिसे बिहार में महागठबंधन कहते हैं, यानी तेजस्वी, राहुल गांधी, लेफ्ट पार्टी, ये जो आप कह सकते हैं गठबंधन है, इसमें भी अभी तक कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर, एक आप कह सकते हैं अंधेरे में एक जो उजाले की किरण है, वो ये है कि कम से कम आज राहुल गांधी की टीम और तेजस्वी की टीम में ऐसा लग रहा है कि संवाद के रास्ते खुल रहे हैं। और आज मेरी किसी कांग्रेस के बड़े नेता से बात हो रही, उन्होंने कहा था कि कोशिश हम कर रहे हैं, तेजस्वी भी समझ रहे हैं, लालू भी समझ रहे हैं कि मसले को हल तो करना है। हो सकता है आने वाले दिनों में तालमेल बेहतर हो जाए, और अगर ये तालमेल बेहतर होता है तो अगेन ये मिस्टर शाह और मोदी पर ही प्रेशर बनाएगा। अब आखिर में जो सवाल है वो ये है कि क्या बिहार का चुनाव फंसता जा रहा है और बीजेपी के लिए ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो रही है, और इसीलिए एक तरह से सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, मगरमच्छ जैसा सिस्टम, उसका इस्तेमाल हो रहा है, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। आगे भी तोड़फोड़ हो सकती है। उम्मीदवारों को, बहुत से उम्मीदवारों को जिससे नुकसान बीजेपी को हो रहा है, क्या उनको घर बैठाया जा सकता है, जिसका इशारा विपक्ष कर रहा है? प्रशांत किशोर ने तो कैमरे पे ही बात कर दी कि ये सब होगा आगे चलकर। और एक सवाल और, बिहार जिसकी जनता, जिसके वोटर को हिंदुस्तान में, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जागरूक कहा जाता है, पॉलिटिकली अवेयर कहा जाता है, वो सब कुछ जो देख रहा है, क्या जनता, बिहार का वोटर कोई बड़ा फैसला ले सकता है? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों, क्योंकि बिहार के चुनाव में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदलता चला जा रहा है। आज कुछ खास मेहमानों को मैंने बुलाया है। आज हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे संतोष सिंह। संतोष सिंह लगातार बिहार में एक सीट से दूसरी सीट पर जा रहे हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, सफ़र में हैं,
लाइव होंगे, उनको ज़रूर सुनिएगा। ग्राउंड ज़ीरो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे साथ कन्हैया बेल्हारी भी होंगे, किंग ऑफ जर्नलिज्म है बिहार के, 45 साल का एक्सपीरियंस है, हर किरदार को जानते हैं। उनकी कुछ बातों पर गौर करिएगा बेल्हारी साहब की। हमारे साथ अभिषेक कुमार होंगे, डेटा जर्नलिस्ट हैं, वो भी कई खबर ब्रेक करने जा रहे हैं। और कुछ बातें बड़ी अहम उमाकांत जी कर रहे हैं, जो बिहार और दिल्ली दोनों में कई बरस तक रिपोर्टिंग कर चुके हैं। मेरा सवाल संतोष जी ये है, क्या तोड़फोड़ शुरू हो गई है और क्या प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवारों को तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नामांकन वापस कराए जा रहे हैं? और प्रशांत किशोर का कहना है कि ये सारा काम, सारा ऑपरेशन देश के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी अमित शाह करा रहे हैं। देखिए सर, अभी हम जिस इलाके में हैं वो मिथिलांचल का इलाका है। ओके। और हाँ, यहाँ 2-3 ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ बीजेपी के खिलाफ प्रशांत किशोर के उम्मीदवार डटे हुए थे। और वो सारे के सारे उम्मीदवार आज हम सुबह से दोपहर बाद से, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, हम उन्हें तलाश रहे हैं, लेकिन अधिकांश उम्मीदवार मिलने से बचते हुए दिख रहे हैं। अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड ही कहिए, अंडरग्राउंड ही उनको आप कह सकते हैं। नहीं, लेकिन हम तो फोटो देख रहे थे, उस फोटो में प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं फोटो, वो स्केच तो नहीं था, फोटो लग रही थी मुझे, जिसमें अमित शाह के साथ उम्मीदवार बैठे हैं जनसुराज के। यानी प्रशांत किशोर के लोग अमित शाह की गोद में बैठे हैं। अभी तक तो संजय झा और लल्लन सिंह बैठे थे, अब तो जनसुराज पार्टी भी उनकी गोद में बैठने लगी है। सर ये बताइए कि प्रशांत किशोर तो कोई नया खिलाड़ी तो नहीं है। इनको तो ये बात पता होना चाहिए कि जिस तरीके का उम्मीदवार ये उतार रहे हैं वो गलत तरीके से धन कमाए हुए लोग हैं। बिहार में डॉक्टरों की छवि सर ये है कि वो अपने तरीके से डिस्पेंसरी चलाने वाले लोग हैं। एकदम ठीक आप कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर है, लीडिंग डॉक्टर है, प्रैक्टिस खूब चल रही है, मरीजों की लाइन लगी है, अस्पताल आपके बिहार में ठीक नहीं है, तो अकूत धनपत्ती कमाई है। लेकिन इनकम टैक्स की जगह अमित शाह कैसे पहुंच गए, मैं ये कह रहा हूं आपसे, वहां इनकम टैक्स को जाना चाहिए था ना। नहीं, पहले इनकम टैक्स की जानकारी उनको दे दी गई है, उसके बाद भागे भागे अमित शाह के पास पहुंच रहे हैं। अभी आपको हम एक जानकारी दे दें कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, नाम अभी नहीं बताएंगे, समझ गए, चुनावी मैदान में है कई जगह। अब उन लोग अब दिल्ली में रहे हुए हैं तो उन लोग का फाइल खुल गया। अब स्वाभाविक तौर पर अगर उस HMA से, होम मिनिस्ट्री से अगर फोन आ रहा है कि जनाब आप जो वो डिसीजन लिए थे उसमें इंक्वायरी बैठ गई है, तो क्या करेंगे? अब एक उदाहरण हम देते हैं, पारू से बीजेपी के एक प्रत्याशी है जिनको टिकट नहीं दिया है ये बीजेपी ने, तमाम बीजेपी के लोगों को उन्होंने बैठा दिया। पारू वाले को जब उन्होंने फोन किया तो कहा कि मिस्टर शाह, जिस समय तुम पैदा नहीं लिए थे ना, उस समय हम बीजेपी के विधायक थे। दोबारा न बीजेपी का कोई नेता उनसे मिलने गया और न कोई फिर दोबारा फोन किया। हमको एक और वाकया याद है, कन्हैया बेल्हारी सर उसके गवाह होंगे, झारखंड में इसी तरीके से सरयू राय खड़े हो गए थे। उनके घेराबंदी करने के लिए भी बहुत राच रचाया गया, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के अमित शाह अगर बस चलता तो बुलडोजर चढ़ा देते सरयू राय पर, लेकिन सरयू राय खड़े ही नहीं हुए। उनके सबसे चहेते मुख्यमंत्री को हराया भी। हम लोग प्रत्यक्षदर्शी है, उस समय हम जमशेदपुर में थे। लेकिन ये प्रशांत किशोर सर जिस तरीके के लोगों को खड़ा किया है, वो तो शहर का गुंडा कोई फोन कर देगा ना, 10 लाख रुपया पहुंचा दीजिए तो भाग जाएगा छोड़ के। अरे भाई, कम से कम शरीफ आदमी को तो देखिए कोई भी डरा सकता है। बेल्हारी साहब, ये आपके बिहार में क्या हो रहा है, ये पाटलिपुत्र में क्या हो रहा है कि कोई शरीफ आदमी, डॉक्टर खड़ा है, इंजीनियर खड़ा है, कोई एजुकेशनिस्ट खड़ा है, 14 लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। रात में 11 बजे फोन जा रहा है, रात में 9 बजे फोन जा रहा है। देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री वहां जाके जो है घर पर जो है बैठ गए। आखिर आप बताइए बेल्हारी साहब, अगर कोई शरीफ डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, भले वो अमीर हो सकता है, लेकिन क्या नामांकन वापस करने के लिए देश के गृह मंत्री का दबाव जाएगा और वो नामांकन वापस ले लेगा? क्या चुनाव अब इस तर्ज पर लड़ा जा रहा है? और मेरा सवाल आपसे एक और इसी में, क्या बीजेपी इतनी घबराई हुई है इस वक्त कि नामांकन वापस कराया जा रहा है और ये काम इनकम टैक्स ईडी नहीं, अब सीधे कप्तान कर रहा है, गृह मंत्री कर रहा है? बेल्हारी साहब, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सीधे साधे हैं, हो सकता है सीधे साधे हों, लेकिन जिन लोगों ने गलत तरीके से धन अर्जित किया है, जैसा संतोष बता रहे हैं, उनमें डर रहता है, वो फियर साइकोसिस में रहते हैं।
वो नहीं लड़ाई लड़ सकते हैं, हम वो टिका हुआ नहीं रह सकते हैं। तो प्रशांत किशोर को ये सोचना चाहिए कि चूंकि जितने कैंडिडेट्स इन्होंने खड़ा किया है उसमें सब ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे भी हैं कई लोग जो नहीं डरेंगे। जैसे पारू का इन्होंने बताया, जी वो तो निर्दलीय खड़े हैं, अशोक कुमार सिंह जो 4 बार के विधायक 3-4 बार के रहे हैं उन्होंने में। खैर ये मैं कह रहा था कि ऐसी बात नहीं है कि सब लोग बैठ जाएंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, फिगर साइकोसिस तो है ही। अगर होम मिनिस्टर फोन करते हैं तो आप समझ सकते हैं ना, फिर कुंडली उंडली लेकर के। ये तो हम लोगों को उसी दिन लग गया था जब यहाँ 3 दिन थे और कई लोगों को उन्हें संपर्क करके और बुला करके, अब कई तरह के वो जड़ी बूटी और मंत्र रखे हुए हैं। नहीं, एक आपने बड़ी उन्होंने बात कह कहा दी कि बिलारी साहब। आप कह रहे हैं कई तरह की अमित शाह ने जड़ी बूटी और मंत्र रखे हुए हैं, यानी अगर होम्योपैथी की मीठी गोली से कोई नहीं मान रहा है या एलोपैथी की कड़वी गोली से नहीं मान रहा है, तो क्या इंजेक्शन भी दे रहे हैं? इंजेक्शन भी दे रहे हैं? इंजेक्शन है, यूनानी दवाई है, कई तरह का भाई दवाई है, उनके पास दवाई की कमी थोड़े है। जैसे आप मानिएगा मानिए, लेकिन जो आदमी कोई डिसदैट नहीं किया है अपने अपने दिमाग से, अपने मेहनत से जो कमाई किया है उसी के अनुसार वो लड़ रहा है, तो वो कैसे बैठ जाएगा? वो तो नहीं बैठ जाएगा। और एक चीज आपको देखने वाली बात होगी, मैं यही देख रहा था कि जो आरएलएम के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ जो लड़ रहा है, उनको हराने के लिए वहां तक अभी नहीं, वहां किसी को माने वो अमित शाह का फोन नहीं गया है। आखिर क्यों? जिसे दिनारा मान लीजिए, दिनारा में आपको जो है जो आरएलएम का कैंडिडेट है आलोक कुमार सिंह, उनके खिलाफ ताल ठोक करके खड़े हैं जय कुमार सिंह। और अभी भी जय कुमार सिंह कहते हैं कि मेरे दिल यहाँ जो दिल है अगर छाती में फाड़ दूंगा तो नीतीश कुमार दिखाई दे। आप हाँ। मुझे, क्योंकि आप 24 घंटे चुनाव को वॉच कर रहे हैं, आप मुझे 2 दर्जन एग्जाम्पल दे देंगे, मिसालें दे देंगे कि इस सीट पर ये हो रहा है, उस सीट पर ये हो रहा है। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूं कि अमित शाह इतना घबराए हुए हैं, बीजेपी क्या इतनी कमजोर जमीन पर खड़ी है कि उसे विपक्ष के उम्मीदवारों को बैठाना पड़ रहा है, 2-2 केंद्रीय मंत्रियों को घर जाना पड़ रहा है? क्या इसकी वजह यह है कि बीजेपी को लग रहा है कि उसकी दाल पतली है? और क्या, इससे बड़ा शख्स क्या हो सकता है? वो घबराए हुए हैं तभी ना, ऐसा कहीं होता है, इस तरह से किया जाता है। ये क्या है? हम मजबूत है कि ये आखिर चुनाव आयोग कहाँ है? सब चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए चुनाव आयोग को। भाई जी महागठबंधन में भले अभी तत्कालिक लग रहा है कि ये लोग 254 पर खड़े हो गए हैं, जिस तरह से मीडिया दिखा रहा है कि 243 में 254 में खड़े हो रहे, 54 पर खड़े हो गए हैं, लेकिन वो तो आपस में बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के। और अभी तो उन्होंने शुरू भी नहीं किया है इस तरह से। अरे शुरू करेंगे, आप इतना क्यों घबराए हैं कि वो नहीं शुरू किए हैं? लेकिन ऐसा तो काम नहीं कर रहे हैं कि फोन करके, हालांकि कि आप बैठ जाइए नहीं तो ये करेंगे, आप जड़ी बूटी से लेकर के सारा जो है दवाई का इंतजाम रखे हुए हैं, आप ये कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप डरे हुए हैं, आपको लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं एनडीए सरकार यहाँ नहीं बना पाएगी। एनडीए का माने बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पाएगी अगर हम ऐसा नहीं करें। तो दिख रहा है। अभिषेक, क्या आपका डेटा क्या कह रहा है कि बीजेपी कमजोर जमीन पर है और किसी भी कीमत पर अब मोदी और शाह बिहार जीतना चाहते हैं, इसलिए हम ये देख रहे हैं तोड़फोड़ चल रही खुलेआम? दीपक जी, ये तोड़फोड़ जो चल रही है इसमें सबसे पहले तो ज्ञानेश कुमार दोषी दिखाई दे रहे हैं। कोई भी अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो पर्दे के पीछे किसी से मिली हुई हो ना मिली हुई हो, ये पार्टियों का अपना मसला है। लेकिन कैंडिडेट को किसी भी तरह से जब डरा धमका के या दबाव में लेके इन्फ्लुएंस करके किसी भी तरीके से यदि बैठाने की कोशिश हो रही है, तो फिर किस बात का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव? यहां तो ज्ञानेश कुमार चंडीगढ़ वाला अनिल मसीह दिखाई दे रहे हैं, जो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में काम कर रहा था, उस तरह का दिखाई दे रहे हैं वो। सवाल जी यह है कि किस तरह से बिहार में चुनाव कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो बात आप कर रहे हैं उसका जमीन पर वोट किधर है? सीधी सी बात है दीपक जी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन क्या था? सामाजिक समूहों का गठबंधन था। नीतीश कुमार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति करते थे, भारतीय जनता पार्टी सवर्ण और बनिया की राजनीति करती थी। चिराग मॉडल जब आया तो उस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के एक खंबे को गिरा रहा था तो नुकसान नीतीश कुमार को हो रहा था। प्रशांत किशोर जब आए
तो प्रशांत किशोर चूंकि बीजेपी के सामाजिक समूह वाले, जिस पर बीजेपी अपना दावा करती है, उससे आते हैं, तो ये बीजेपी की सीटों पर नुकसान पहुंचा रहे थे। थोड़ा और आसान भाषा में कहें, कल को कोई कुर्मी समाज का व्यक्ति पार्टी बनाए तो नुकसान नीतीश कुमार को करेगा। कल को कोई तेली समाज का व्यक्ति, जो मोदी जी की जाति है, उसका व्यक्ति पार्टी बना के लड़ेगा तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का करेगा। वैसे ही प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, अपर कास्ट से आते हैं, वो नुकसान भाजपा का कर रहे थे। आखिर क्यों जेडीयू की सीटों पर नहीं बिठाया जा रहा है कैंडिडेट? क्योंकि जेडीयू को तो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट से मजा आ रहा है, और वहां अमित शाह जोर भी लगाएंगे, जितना जोर लगाएंगे, गलती से अगर वो बैठ भी गया तो जेडीयू का और फायदा हो जाएगा, क्योंकि फिर अति पिछड़ा और यूनाइट हो जाएगा। मैं तीनों जो बिहार एक्सपर्ट हैं, संतोष सिंह, कन्हैया बिल्हारी और अभिषेक, तीनों कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी का वोट बैंक जो है उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। अमित शाह को उनसे तकलीफ है, इसलिए 14 से ज्यादा कैंडिडेट जो प्रशांत किशोर के हैं उनको धमकियां पहुंची हैं। 3 कैंडिडेट को तोड़ लिया है बीजेपी ने, उनका नामांकन वापस करा लिया है। बिहार ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। मैं जरा, उमाकांत जी, आप तो इलेक्शन कमीशन कवर करते रहे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि शुरू में हमने देखा कि वोट चोरी का खेल हुआ, खुलेआम खेल हुआ, खुला खेल फर्रुखाबादी हमारे यूपी में कहते हैं। उसके बाद 10-10 हजार रुपए बांटे गए, जिसे कैश फॉर वोट कह सकते हैं, सीधे सीधे रिश्वत दी जा रही। अब हम देख रहे हैं कि जो नामांकन बेचारे भर रहे हैं, शरीफ आदमी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इस तरह के लोग, ठीक है पैसा उन्होंने कमाया होगा, लेकिन अब उनको तोड़ा जा रहा है। तो ये तो हर लेवल पर हम एक नए तरह का अपराध, एक नई तरह की तिगड़म देख रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन टोटली फेल हो चुका है? बिहार में अब इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब नहीं, इट्स फ्री फॉर ऑल, जिसका जो मन है वो करे। ये बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन फेल हो गया है, क्या इसमें शक है क्या हम लोगों को? इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी का पार्टनर है, और पार्टनरशिप में अपना जो साझीदार होता है या जोड़ीदार होता है उसका ध्यान रखा जाता है, उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है। और जो इलेक्शन कमीशन अपने आप खुद पार्टी है बिहार इलेक्शंस में, और उसने जो कोशिश की थी, ये जो SIR चालू किया था बिहार में, तो SIR के बाद क्या हुआ बिहार में? SIR की जो कोई थ्योरी किसकी थी? वो अमित शाह की थ्योरी थी, और उसको लागू करने की मशीन चुनाव आयोग था। कहीं देखा दुनिया के किसी कोने में, भारत में आज तक की SIR आप जो है 8 हफ्ते 7 हफ्ते पहले आप SIR शुरू कर रहे हैं, बिहार में चुनाव हो रहा है, इतना बड़ा स्टेट है, 243 सीटें हैं, 40-42 जिले हैं। ये जो मजाक हो रहा है, मैं तो एक बात कहता हूं आपको, सिंपल सा ये बात करके खत्म कर रहा हूं कि अगर ये जो फोटो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की फोटो जो तीन के साथ उनके घरों पे बैठ कर खिंचवाई जा रही है पूरे देश को, आप कल्पना कीजिए कि अगर ये फोटो राहुल गांधी या तेजस्वी की साथ होती, भाजपा के कैंडिडेट या LJP के कैंडिडेट या लोक मोर्चा के कैंडिडेट या मांझी साहब के कैंडिडेट, तो अब तो UAPA नेशनल सिक्योरिटी कानून और सोनम वांगचुक जेल में जहां सोनम वांगचुक पहुंचे हुए हैं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, सोनम वांगचुक के बगल में इनको भर्ती कर दिया गया होता। समझ गया मैं, देशद्रोह का आरोप लग जाता। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज जो आपने फील्ड में देखा, एक बड़ी बात आपने चौंकाने वाली कही कि जिन लोगों ने नामांकन वापस किया है या जिनके ऊपर दबाव है, वो आपसे बात नहीं कर रहे, मीडिया से बात नहीं कर रहे, इतना प्रेशर है कि वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, कहीं अंडरग्राउंड है या फिर बीजेपी के कहीं दफ्तर में बैठे हुए हैं। एक तरह से हाईजैक कर लिया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आने वाले समय में संतोष भाई इस तरह के और घटनाएं हो सकती, इस तरह के और कांड हो सकते हैं, नामांकन वापस कराने के और भी घटनाएं हो सकती हैं? आपको ऐसा लगता है? डर का माहौल है उम्मीदवारों में? वो प्रक्रिया पूरी हो गई, अब नामांकन वापस लेने वाली बात कहीं नहीं रही। फर्स्ट और सेकंड फेज के दोनों फेज का नामांकन वापस की बात खत्म हो गई है। अब देखना ये होगा ना कि प्रशांत किशोर जो है सो उनके उम्मीदवार प्रचार अभियान में शामिल हो रहे हैं कि नहीं, पार्टी का कार्यालय खोल रहे हैं कि नहीं। मतलब प्रचार में भी घर बैठा सकते हैं? बैठे हुए हैं भाई, फर्स्ट फेज में प्रचार अभियान शुरू है, कितना जगह उनका पार्टी दफ्तर नहीं खुला है तो। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, इट्स वेरी वेरी, मैं कहूँ बहुत सीरियस चीज आप बता रहे हैं कि पहले नामांकन वापस करा लिया, धमकियां पहुंच गई, अब प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। एक तरह से मैं तो कह रहा हूं जंगल राज हम अपने सामने देख रहे हैं, वो भी जब आचार संहिता में जंगल राज है। बेलारी साहब, जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अमित शाह जो लोग बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं उनको घर बैठा रहे हैं, जेडीयू का जो वोट काट रहा है, जेडीयू को जो नुकसान पहुंचा रहा है, वहां पर अमित शाह हस्तक्षेप नहीं कर रहे। तो क्या हम किसको माने कि अमित शाह का जो फोकस इस वक्त है, फोकस है वो ये है कि बीजेपी चाहे साम दंड भेद जो भी नीति हो अमित शाह की, बीजेपी नंबर 1 पार्टी बने इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट से, इस तरह के हथकंडों के सपोर्ट से, और जेडीयू वगैरह जो है उसको कट टू साइज करना चाह रहे हैं अमित शाह, कि बाद में बार्गेनिंग पावर अमित शाह के पास हो। अमित शाह का इस वक्त आपको फ्रेम ऑफ माइंड क्या लग रहा है, उनकी पॉलिसी क्या लग रही है? बिल्कुल यही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में कैसे हो जाऊं और अपना जो बीजेपी जो कैंडिडेट्स है उनके खिलाफ जो उन्होंने खड़ा किया है वो, और साथ साथ जो उनके हनुमान हैं उनका भी ख्याल रख रहे हैं। ओके, मतलब चिराग और अमित शाह एक प्लेटफॉर्म पे। बरहमपुर में जो हुआ वहां तो हुलास पांडे हैं, हुलास पांडे के खिलाफ जो खड़े थे डॉक्टर साहब तिवारी जी, उनको ना वहां से हटाया गया। और एक बात देखिए, संतोष जी जो कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको और ये कि नामांकन वापस करने का समय तो पूरा हो गया, खत्म हो गया, लेकिन हो सकता है कि भाई जिस तरह से मुट्ठी में उनके अभी तो अमित शाह के मुट्ठी में सारा सिस्टम है, तो कहीं बैक डेट में भी लिवा सकते हैं, कौन जाने कि बैक डेट में इनका ले लीजिए, ये भी कर सकते हैं। या जिनको जिनको हटाना है रास्ते से बोल देंगे कि आप लोग चले जाइए कहीं सैर करने के लिए, अंडरग्राउंड हो जाइए, कुछ इस तरह का उपाय अपना लगाएंगे, वो सब चले जाएंगे। कौन भाई मगर से माने आप रहिएगा तालाब में, मगर से बैर करिएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो यही सब हथकंडे अपनाए जाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि वो बीजेपी के खिलाफ जो है वैसे पोटेंशियल कैंडिडेट जो क्षति पहुंचा सकते हैं बीजेपी को, उनको किनारे तो लगाया ही जा रहा है। बड़ी बात आपने की कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कौन उम्मीदवार कर सकता है, चाहे जनसुराज का हो, कांग्रेस का हो या तेजस्वी का हो। यानी जो सिस्टम है, इस सिस्टम है सरकार का, वो मगरमच्छ बन गया है। वही केवल नहीं है, उतना ही तक सीमित नहीं है। आप ये देखिए कि बीजेपी, आप जेडीयू के वर्कर से बात कीजिए, 3 4 जो टॉप पर हैं, 2 4 को छोड़ दीजिए, बाकी लोगों से बात कीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड वो क्या कहते हैं। ये अगर आदरणीय अमित शाह जी ये बात कहते हैं कि सीएम कौन होगा मैं नहीं जानता हूं, अब मेरा बनाना काम नहीं है, ये तो विधायक बैठेंगे वो करेंगे कि कौन हमारा नेता होगा, वो सीएम बनेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं कहा जाता है केंद्र के लिए कि यही बात हम कि आप लोग कहिए, आप लोग ये बोलिए कि भाई तब तो प्रधानमंत्री भी चुनने की बात होगी तो एमपी बैठेंगे, एक बैठक होगी, उसमें हम क्या जानते हैं कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन डर से कोई बोलिए नहीं रहा, इतना फियर साइकोसिस है, इतना डर है। किंग बिहारी बोल रहे हैं, इतना डर है कि अमित शाह जब कह रहे हैं कि विधायक मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो ये नहीं कहते कि सांसद जो है वो प्रधानमंत्री। मोदी बिना सांसदों के सहमति के बनेंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री है उसको विधायकों की सहमति लेनी पड़ी। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आज की तारीख में बिहारी साहब आपको लगता है कि नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इनका एक खेमा है, चिराग पासवान और अमित शाह का एक खेमा है, एनडीए क्या 2 खेमों में आपको आज भी दिख रही है? अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ये तो दिख रहा है भाई। वो तो अमित शाह के बयान का एक तरह से विरोध किया जीतन राम मांझी ने भी, और आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया कि भाई जब हम नेतृत्व में उनके लड़ेंगे तो हम मान कर उन्हीं को फेस वही हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ अमित शाह ने नहीं कहा है। या इवन जेडीयू के जो है ललन सिंह या झा जी, संजय झा, वो भी ऐसा नहीं कह रहे हैं, तो उन्हीं के सुर में सुर मिला है। लेकिन ये दोनों लोग जो है तो एकदम दो इधर हो गए हैं, 2 उधर हो गए हैं। जेडीयू का भी शीर्ष नेतृत्व जो है नीतीश कुमार की जानकारी में नहीं है, ये दोनों भी इनके साइड में हो गए हैं, तो दिख रहा है। ओके, बड़ी बात बिहारी साहब कह रहे हैं, जेडीयू में भी 2 फाड़ है, एनडीए में भी 2 फाड़ है, और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सेकुलर लाइंस पे, समाजवादी लाइन पे, विचारधारा की लाइन पर नीतीश के साथ खड़े। एक बहुत अजीबो गरीब, एक बहुत ही एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति जो शायद बिहार ने जिसकी कल्पना नहीं की होगी, उस तरह की स्थिति देखने को मिल रहा है।
जंगल राज की बात होती थी, लेकिन आचार संहिता में जंगल राज देखने को मिल रहा है। अभिषेक, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये अब चुनाव अगर इस तरह की तोड़फोड़, इस तरह की सीना जोरी, इस तरह से सिस्टम मगरमच्छ की तरह जैसे खड़ा हो गया है बिहार में, क्या आपको लगता है कि चुनाव जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैनेज हो जाएंगे? ऐसा आपको लग रहा है? और उम्मीदवार डर के मारे घर से नहीं निकलेगा अगर फोन चला गया, उसको फोन चला गया? देखिए दीपक जी, बिहार के मामले में जन सुराज के जो कैंडिडेट हैं, चूंकि ज्यादातर नॉन पॉलिटिकल लोग थे, जी, तो लोग हैं नॉन पॉलिटिकल, वही लोग ज्यादातर हैं, वही लोग कहीं ना कहीं मैनेज हो पा रहे हैं। पॉलिटिकल कार्यकर्ता मैनेज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। जब हमारा संविधान बना, ब्रिटेन से कॉपी मतलब किया गया तेजस्वी और सबने के देखा। समाज को घेरना अमित शाह के बस का संभव नहीं नहीं है, बिहार में। नहीं है, नहीं है। जब हमारा संविधान बना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना, क्या कहा गया? किसी भी तरह के गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में जो सिर्फ प्रोफेसर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वही नौकरी में रहकर चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। बाकी किसी को यह छूट नहीं दी गई। यदि मैं गलत हूं तो बेलारी सर है, ठीक है, आप है या लखेड़ा साहब सही करेंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, एक व्यक्ति, एक प्रोफेशन में ही छूट दी गई। अब उसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर लोग, आईएएस आईपीएस, ये अलग अलग तरह के लोग आने लगे। और ये सब लोग कौन से लोग हैं? जो कहीं ना कहीं सिस्टम का पार्ट रहते हुए फंड की डीलिंग अपने कलम से करते रहे। और जब ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं किसी की कलम जाने अनजाने में कहीं भी अगर चली हुई होगी तो उनके कंप्रोमाइज होने का खतरा रहेगा। नॉन पॉलिटिकल लोगों से जब पार्टी खड़ी की जाती है तो यही हाल होता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और बिहार के चुनाव को कंप्रोमाइज होने की जो बात आप कर रहे हैं, वोटर बड़ा जागरूक है। बिहार का वोटर हिंदी भाषी भारत में, साउथ में जैसे तमिलनाडु का वोटर जागरूक है बहुत, उसी तरह बिहार का वोटर बहुत जागरूक है। वो देख रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने कल ही आपको बताया था कि हमारी सीट पर, जहां से मैं वोटर हूं, वहां वीआईपी वर्सेस जेडीयू है, तो वहां यादव मतदाता जेडीयू के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और मेरे ओके, पड़ोस की सीट पर कांग्रेस वर्सेस लोजपा है, तो वहां कुर्मी मतदाता लोजपा की बजाय कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो जी। ये गठबंधन नीचे है। बिलारी साहब, अभिषेक बता रहे हैं कि जो वोटर है, आपके प्रदेश का वोटर है, जहां आपने 45 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, वोटर बड़ा जागरूक है। बिहार का वोटर बाकी मुल्क के वोटर से एकदम अलग है उसका माइंडसेट। तो क्या वोटर देख रहा है कि अमित शाह क्या कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं, किस तरह से वहां पर उम्मीदवारों की गर्दन पकड़ी जा रही है, गर्दन पकड़ पकड़ के बैठाया जा रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं बंदूक की नोक पे जैसे डॉन काम करता है। इस तरह से जो तोड़फोड़ हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं, पैसा बांटा जा रहा है, लिफाफे चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चुप है, क्या ये सब वोटर देख रहा है? और वोटर जब बटन दबाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा? आपको ऐसा लगता है? अभिषेक जी जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन आप ये देखिए कि कितने वोटर्स का नाम जोड़ा गया लाखों में, और बताना है कि कौन है, कैसे जुड़ गया इतना नाम। कितनों का जोड़ा, काटे कितनों गए का काटा? 27 लाख को तरसे हैं। ये तो कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो वोटर बेचारे क्या करेंगे? अमित शाह जी, पूरा सिस्टम जो है उनके कंट्रोल में है। आप समझ रहे हैं कि पूरा सिस्टम जो कंट्रोल में, आपको तो याद ही होगा कि साल भर में कितनी बार चुनाव हुआ यहाँ बिस्कोमान चेयरमैन का। और अमित शाह जब तक इंश्योर नहीं कि ये विशाल सिंह जीत जाएंगे, तब तक से चुनाव होते रहा। क्या हुआ डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स है उसका, आप ये जानते हैं। और उसमें से कैसे जब तक से एक बड़ी बहुत ही मजबूत आदमी को तोड़ करके, जब उसके सामने बुला करके अमित शाह ने कुंडली जब रखा तो कांपने लगा, अरे जो कहिएगा वो। तो कई चीजें हैं ना, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जनता तो तैयार है। मेरा अपना मानना है कि जनता तैयार है कि इस बार हमको ये नहीं चाहिए, हमें ये दूसरा चाहिए। सरकार, लखेड़ा साहब, आपको लग रहा है कि पूरी तरह से चुनाव के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उम्मीदवारों को बैठाया जा रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, हर तरह का खेल, हर तरह का जुगाड़, हर तरह का तिगड़म, नियम कानून सब हाशिए पर है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये चुनाव फिर हो कैसा रहा है? ये किस टाइप का चुनाव है? और अगर इससे हम क्या उम्मीद करें, आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो अपने लिए गड्ढा खोद रही है बिहार में। जो मैंने बिहार के लोगों की राजनीतिक जागरूकता को देखा है, तो बिहार के लोग इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। किसी जमाने में सेनाएं होती थी, बूथ लूटे जाते थे, डिब्बे गायब, ये सब किडनैपिंग वगैरह सब मैंने जी, अपराध भी कवर किया, वहां की माफिया को भी कवर जी, किया, बिहार के बेलारी साहब जानते हैं। मैं ये मानता हूं, देखिए मैं ये मान रहा हूं कि
ये जो घटनाक्रम भाजपा वहां कर रही है और जिस तरह से कैंडिडेट्स का मैनिपुलेशन हो रहा है, तो चाबी जो है अब प्रशांत किशोर जैसे प्लेयर के हाथ में चली गई है। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आह्वान कर दें खुलेआम कि भारतीय जनता पार्टी जिस हरकत पर उतर आई है, आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करें, तो मुझे लग रहा है कि खेल पलट जाएगा। और वो जो चीजें होती है कि जहां मेरा कैंडिडेट मजबूत है, वहां मेरे कैंडिडेट को वोट करें। मेरा कैंडिडेट अगर भाजपा के कैंडिडेट को या जदयू के कैंडिडेट को हरा रहा हो, तो मेरे कैंडिडेट को वोट करें। और जहां मेरा कैंडिडेट पिछड़ रहा है, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे है, आप जो भाजपा को हरा रहा हो उसको वोट करें। सर इसका उल्टा होगा, पप्पू यादव ने यही काम पूर्णिया में किया था, तो उन्हीं के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, जिसको हराना चाहते थे वही जीत गया। चलिए, लखेड़ा साहब कह रहे हैं बीजेपी वर्सेस रेस्ट। मैं अब जरा फाइनल क्वेश्चन आ रहा हूं। फाइनल क्वेश्चन, लखेड़ा साहब ने कहा कि प्रशांत किशोर को अब एक आह्वान करना चाहिए जनता से, वोटर से, कि बीजेपी को हराना है, जेडीयू को वोट कर दीजिए, मांझी को वोट कर दीजिए, लालू को वोट कर दीजिए, कांग्रेस को वोट कर दीजिए, मुझे वोट कर दीजिए, बीजेपी को ना कर। बीजेपी वर्सेस रेस्ट कह रहे हैं, यानी कोई गठबंधन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए अब। बिलारी साहब, सवाल आपसे, और आखिरी 30 सेकंड बचे। बावजूद इसके कि सिस्टम हाईजैक हो गया, जो आप बार बार कह रहे हैं कि सिस्टम मगरमच्छ बन गया है बिहार में इस वक्त, और फ्री फॉर ऑल है, जो शाह साहब का मन चाह रहा है वही हो रहा है, क्या इसके बावजूद, इस ताकत के बावजूद, इस मगरमच्छ के जैसे सिस्टम के बावजूद, क्या आपको लग रहा है चुनाव में अभी भी फाइट है? देयर इज अ फाइट स्टिल? अभी भी लगता है आपको कांटे की टक्कर अभी लगती है? बिल्कुल, जब तक सांस तब तक आस भाई। लग तो रहा है कि फाइट है, बिल्कुल फाइट है। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बटन जनता के हाथ में। हाँ हाँ बिल्कुल, लखेड़ा जी जो कह रहे थे मैं उससे सहमत हूं। तो बुमरैंग कर जाएगा ऐसा, अगर प्रशांत किशोर कह देते हैं तो बुमरैंग कर जाएगा। तो फिर तो लोग कहना शुरू कर देंगे, चूंकि उनका वोट बैंक जो अपर कास्ट में ज्यादा है, कहेंगे अरे तो लगता है कि तेजस्वी से मिल गया है, इसीलिए ये तो दूसरा। मुझे ऐसा लगता है कि वो बुमरैंग करेगा, वो कहेंगे भी नहीं इस तरह के बाद। और इतना सब हो हंगामा के बाद हो सकता है कि अमित शाह को रिकंसिडर करना पड़े कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। जनता जागरूक है, जनता अभी भी बहुत कुछ अपने आंखों के सामने देख रही है, जनता ही फैसला करेगी। दोस्तों, अभी तक जो कुछ आज हमने देखा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीदवारों को घर बैठाना, केंद्रीय गृह मंत्री, यानी इस देश का सिस्टम जिनके हाथ में है, अगर वही बैठकर अगर फैसले ले रहे हो, उम्मीदवारों को बैठा रहे हो, तो आदमी गुहार भी करे तो किससे करे? और ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो शाह साहब के खुद सेक्रेटरी रह चुके हैं। लेकिन एक बड़ी बात बिलारी साहब ने कही, बिलारी साहब ने कहा कि भले ही सिस्टम मोदी के या शाह के हाथ में हो, जनता के हाथ में बटन है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक हाथ में सिस्टम, एक हाथ में बटन। सिस्टम जो है सत्ता के हाथ में है, चाणक्य के हाथ में है, कलयुग के चाणक्य के हाथ में, और जो बटन है जनता के हाथ में। और बिहार की जनता जागरूक है, ऐसे हमारे एक्सपर्ट कर रहे हैं। क्या होगा ये 14 तारीख को पता लगेगा। बिलारी साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लखेड़ा साहब खुलकर बोले, सिस्टम पर आप बोले, बहुत बढ़िया बोले आज आप, थैंक यू सो मच। और अभिषेक, आपका भी शुक्रिया। संतोष जी हमारे मौके से जुड़े थे, एक सीट से जुड़े थे, किसी सुदूर सीट से बिहार में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने समय निकाला, चलते चलते बिहार कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो, थैंक यू सो मच सर।